एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। प्यारे बच्चों, ये है अपना तीसरा पेपर। मैंने आपको 4 पेपर्स लाने का वादा किया था रात को, और निश्चित रूप से मैं चौथा पेपर भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो तीसरे पेपर में भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। एग्जाम में बैठने से पहले एक बार देख के जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछतावा हो जाए। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके हम शुरुआत करेंगे और आंसर सहित मैं आपको ये कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। आगे बताऊंगा पीडीएफ कहाँ से लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न पहला है, निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि डाउटफुल शब्द का पारिभाषिक अर्थ लिखिए। देखो, पारिभाषिक शब्दावली में जो डाउटफुल का मतलब होता है बच्चों संदिग्ध। संदिग्ध डाउटफुल है ना, संदिग्ध मामला डाउटफुल। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन अ इसका राइट आंसर है डाउटफुल यानी संदिग्ध। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब पत्रकारिता क्या कहलाती है। वेब पत्रकारिता का मतलब होता है बच्चों ऑनलाइन जो पत्रकारिता होती है उसे हम वेब पत्रकारिता कहते हैं, और साथ ही साथ इसे साइबर पत्रकारिता भी कहा जाता है और इंटरनेट पत्रकारिता भी कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो इंटरनेट के माध्यम से हम जो मोबाइल और कंप्यूटर्स पर जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, वो सभी इंटरनेट पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता और साइबर पत्रकारिता कहलाती है। तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, इंट्रो किसे कहते हैं। तो बच्चों जो समाचार होता है उसके 3 भाग होते हैं, है ना। उसमें जो पहला होता है वो इंट्रो होता है, उसके बाद और समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। कई बार ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, मैं आपको इसे आगे एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल इंट्रो क्या है। तो समाचार जो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है इंट्रो, इसे मुखड़ा भी कहते हैं, हिंदी में इसे मुखड़ा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि समाचार का जो मुख्य बिंदु होता है वो वहां से शुरुआत करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा कि इसमें समाचार का मूल तत्व प्रारंभ होता है, वो इंट्रो कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन काव्य पंक्ति में पानी शब्द अनेक अर्थ प्रकट करता है, अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार है। बच्चों यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ये प्रश्न रात को अपनी लाइव क्लास में भी हमने लिया था, साथ ही साथ पहले वाले मॉडल पेपर में हमने लिया था और तीसरे वाले मॉडल पेपर में भी हमने इसे लिया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए बार बार हम इसे रिपीट कर रहे हैं, कहीं आप भूल नहीं जाओ, इसलिए आपको बार बार याद दिलाते हैं कि पानी शब्द जो है ना ये एक बार आया, लेकिन इसके अर्थ बहुत भिन्न भिन्न है। जैसे मोती के लिए पानी का अर्थ चमक हो गया, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ उसकी इज्जत हो गई, और चूने के लिए पानी का अर्थ हो गया पानी यानी जल। तो यहाँ एक शब्द के जब भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान ही विकसित होकर के भाषा का रूप लेती है। तो बच्चों बोली जो होती है वही जब विकसित हो जाती है, उसका साहित्य बन जाता है, उसकी व्याकरण बन जाती है, तो फिर वो बोली जो है वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, यानी उसमें दुर्गुण भी थे, भक्तिन में बुराइयां भी थी। लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार उसका जो है वो लेखिका के मत के अनुसार इसका क्या मतलब है। ये कहना उचित है, ये कहना अनुचित है, कुछ नहीं कहा जा सकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहना अनुचित है, मतलब उसमें दुर्गुण भी थे। अगला प्रश्न देखो, फिराक गोरखपुरी के साहित्य में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हमारे सिलेबस में है, रुबाइयाँ जो है वो हमने पढ़ी है इनकी। तो राइट आंसर रहेगा इसका रुबाइयाँ। अगला प्रश्न है 8वां, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। इसमें विप्लव रव से क्या तात्पर्य है। देखो, क्रांति का स्वर है, विनाश का स्वर है, निर्माण का स्वर है, या फिर शांति का स्वर है। तो बादलों को यहाँ पे बादलों का आह्वान किया गया और बादलों को क्रांति का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ क्रांति का स्वर है कि जब क्रांति होती है तो जो छोटे होते हैं वो उनको फायदा होता है, और जो बड़े होते हैं, जो पूंजीपति हैं, जो शोषक वर्ग है, उसको नुकसान होता है। तो विप्लव रव से यानी क्रांति के स्वर से जो है वो छोटे जो होते हैं वो शोभा पाते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस शैली में लिखी गई है। तो ये विवरणात्मक शैली में है, इसलिए राइट उत्तर रहेगा इसका बच्चों ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार बरसात के बादलों का स्वामी किसे माना गया है। काले मेघा पानी दे पाठ में बरसात के बादलों का स्वामी इंद्र को माना गया है ना, इंद्र को माना गया है। देवताओं के राजा इंद्र को बारिश का, बरसात का देवता माना गया है। नेक्स्ट है,
आपके लिए बाजार की सार्थकता से क्या तात्पर्य है? भाई बाजार सार्थक कब माना जाएगा? जहां आवश्यक वस्तु मिलती हो, जहां निश्चित मूल्य पर वस्तु मिलती हो, जहां छूट पर वस्तु मिलती हो, या जहां पर कोई वस्तु नहीं मिलती हो। तो जहां निश्चित मूल्य पर वस्तु मिले, कहीं ऐसा ना हो कि किसी वस्तु की शॉर्टेज हो जाए और वहां पे फिर कीमतें बढ़ा चढ़ा करके ली जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां निश्चित मूल्य पर वस्तु मिले उसे ही जो है वो हम वहां पर ही हम बाजार की सार्थकता मानेंगे। आवश्यक वस्तु तो मिले, लेकिन अगर पैसा ज़्यादा लगा तो फिर वहां पे उसे हम बाजार की सार्थकता नहीं कह सकते। तो निश्चित मूल्य पर जहां वस्तु मिल जाए उसे हम बाजार की सार्थकता कहते हैं। लेखक, ये लेकर है, यहाँ पे एक्चुअली शब्द है लेखक। लेखक भैंस चराते चराते क्या करने लगा था? आनंद यादव की बात हो रही है, यहाँ पे जूझ कहानी से लिया गया प्रश्न है बच्चों। लेखक जब भैंस चराता तो खेती का काम करता था, विद्यालय का काम करता था, या फिर वो पत्थर तोड़ने का काम करता था, या कविता बनाने का काम करता था? आपको याद होगा, लेखक भैंस चराते चराते कविता लिखता था, कविता बनाता था, और कई बार तो भैंस की पीठ पर भी वो कविता लिख देता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतीत में दबे पांव पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? बच्चों ये जो है ना यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत वहाँ होता है जब कभी लेखक यात्रा करता है और बाद में जब उस स्मरण के आधार पर अपनी उस यात्रा का विवरण जो लिखता है वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो राइट जवाब रहेगा इसका यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन द इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए अब रिक्त स्थान के प्रश्नों को ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट शब्द का पारिभाषिक शब्द होता है बच्चों छूट, EXEMPT, एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है छूट देना। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और खरोष्टी थी। ये प्रश्न हमने फिर से रिपीट किया है, दोबारा भी आया है। तो प्राचीन दो लिपियां थी, एक ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी। माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। और व्यंजना शब्द शक्ति के क्या होता है? देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, ये आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना, ये भी आपको याद रखना। इस तरीके से लक्षणा के दो भेद हमने देखे थे, प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ा लक्षणा। नेक्स्ट अगला है शब्द शक्ति में मुख्यार्थ न लेकर उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है, तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है बच्चों। लक्षणों के आधार पर जहाँ अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बच्चों निज रोदन में राग लिए फिरता है, यानी रोदन एक तरफ तो रोने की बात करता है कवि, और उसमें राग मैंने संगीत, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है सशक्तिकरण शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द क्या है? बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। जैसे कई बार महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो वुमन एम्पावरमेंट हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी किए हैं। इसके बाद के जो आपके जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। बहुत ही जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको बताऊंगा जैसे ही आपका एग्जाम का पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके आधे घंटे के पौने घंटे के बाद में मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखना है, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।